बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे एक अच्छी खबर से। 23 माह में जो है कम तरीन सतह पर डॉलर आ गया, 153 रुपए पे डॉलर आ गया। ये डॉलर क्यों इतना नीचे आया, इसकी क्या वजूहत हैं? क्या एशियन तरक्याती बैंक से जो हमें 30 अरब डॉलर्स का कर्जा मिला है, कैश इनफ्लो की वजह से ये डॉलर की सतह जो है वो नीचे आई है और पैसा मजबूत हुआ है। वजीर आजम ने इसके साथ माशी जो अपनी टीम है इसको तब्दील करने की ठान ली और वजीर आजम कहते हैं कि माशी टीम की तब्दीली के साथ बेहतरी की भी उन्हें उम्मीद है। हफीज शेख साहब को क्यों हटाया गया? क्या हफीज शेख साहब को हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें मुशीर जो है वो किसी भी विफाकी वजीर के बराबर नहीं हो सकते थे और वो कैबिनेट में उस तरह से कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते थे, उसको मद्देनजर रख के हटाया गया है? या फिर हफीज साहब की माशी पॉलिसियां जो कैबिनेट में डिस्कस हुई उसमें काफी ज्यादा काबीना के अरकान को तहफुजात थे, उस वजह से हटाया गया? आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमाद अजहर साहब ने नया चार्ज संभाल लिया है। हमाद अजहर साहब क्या महंगाई, तवानाई और इसके साथ साथ जो दीगर बहरान हैं उन पर काबू पा सकेंगे? मुल्क को एक मजीद मुस्तहकम मईशत की तरफ आगे लेकर बढ़ सकेंगे? ये सवालात हैं अपनी जगह, इनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो तब्दीली आई है काबीना में वो नदीम बाबर की जगह ताबिश गौहर साहब की है। ताबिश गौहर साहब अब जो है वजीर आजम के मुशीर बराए पेट्रोलियम होंगे। इन 2.5 सालों में हुकूमत ने 3 जो है वो दो जो है वजीर अपने चेंज कर दिए हैं। वजारत खजाना की अगर बात की जाए, असद उमर साहब थे, उसके बाद फिर हमने देखा हफीज शेख साहब थे, अब हमाद अजहर साहब हैं। और वजीर आजम को मुसलसल एक चैलेंज का सामना है और वो एक चैलेंज महंगाई के हवाले से है। महंगाई कंट्रोल नहीं होकर दे रही है और अवाम परेशान है इस महंगाई की वजह से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद होंगे उनमें नज़ीर लगारी साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, बोल न्यूज़ को हेड करते हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फिर इस डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है, काबीना में तब्दीलियां जो आएंगी उससे माशी पॉलिसियों पे कैसा असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने भी एक इंदिया दिया कि ईद के बाद आपको सरप्राइज देंगे और ईद के बाद वो सरप्राइज क्या होगा ये आपको प्रोग्राम में बताते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे वजीर आजम की नई मुआशी टीम क्या मुल्क को बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएगी? बेरोजगारी का बहरान है, महंगाई का, तवानाई का, ये तमाम बहरान और चैलेंजेस दरपेश हैं। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों पैनलिस्ट का तारुफ मैंने करा दिया है। नज़ीर लगारी साहब हैं, ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं नज़ीर लगारी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। नज़ीर लगारी साहब, हुकूमत ने तो दावे किए थे कि माशी तब्दीली हम लाएंगे और इसी बुनियाद पे हुकूमत आई थी, लेकिन हम देखते हैं 2.5 सालों में 2 आपने वजीर खजाना चेंज कर दिया। अब हमाद अजहर साहब पे वजीर आजम कह रहे हैं मुझे मुकम्मल एतमाद है, तो ये तब्दीली वाकई अब कोई माशी पॉलिसीज में हम देखेंगे सर? वजीर आजम को 1.5 महीने पहले तो एतमाद था हफीज शेख साहब पर, बल्कि 1 महीना पहले एतमाद था। वो तो उन्हें इलेक्शन लड़ाकर परमानेंट इलेक्टेड वजीर खजाना बनाना चाहते थे। बल्कि परसों शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि हम उन्हें इलेक्ट करवा रहे हैं और हम किसी सीट को खाली करवा के उन्हें इलेक्शन लड़ा रहे हैं। अब ये मालूम नहीं था कि सेनेट का इलेक्शन लड़ाना था। गालिबन उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ाना होगा केपी से या पंजाब से, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया होगा कि लड़ा लेते हैं कि वो जो है किसी सीट पर आसानी से आ चुके हैं, सेनेट को या कौमी असम्बली को। लेकिन बाद में ये फैसला तब्दील हुआ। कल ये फैसला तब्दील होने की कोई वजूहत सामने नहीं आई। वजह ये थी कि एक तो वो बिल पेश होना था जिसमें पाकिस्तान की मालियाती सोवरेनिटी को IMF के हवाले किया जाना था, और ये जो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक हैं, ये जहाँ जाते हैं वहाँ की चलती फिरती मईशत को, रमा दमा मईशत को और रगू में दौड़ती मईशत को
जो है बर्बाद करके जीरो से नीचे ले जाते हैं। लगारी साहब हमने शिबली साहब का ट्वीट देखा और वो शिबली साहब पहले ट्वीट में कह रहे थे कि वजीर आजम मौशी पॉलिसी से नाखुश थे, और उसके बाद जो ट्वीट पे उन्होंने यू टर्न काटा, उन्होंने कहा जी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने हफीज शेख साहब ने, और वजीर आजम उनसे बिल्कुल मुतमईन है, अब हम्माद अजहर पे ज्यादा एतमाद करते हैं। यकीनन ऐसा ही होगा, और उनका एतमाद चूंकि यू टर्न लेना जो है, जब बॉस की पॉलिसी है तो वज़रा क्या करेंगे, वज़रा भी यही करते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, और इस हुकूमत ने पहले अवाम का ट्रस्ट जो है वो ज़ाय किया। आज तक कभी भी पाकिस्तान को ऐसे रिमार्क्स नहीं सुनने पड़े इंटरनेशनल फोरम पर, किसी भी ताकत, किसी भी मुल्क से, किसी छोटे से छोटे मुल्क से भी पाकिस्तान के बारे में लूज रिमार्क्स। इंडिया तो जो चाहे करता रहा, इसलिए कि इंडिया तो हमारा अजल का दुश्मन है। लेकिन चीन के वजीर खारजा ने कहा, इशारा किया कि हम ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईरान उन चंद ममालिक में नहीं है जो एक टेलीफोन पर ढेर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी और हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी और नदामत की बात थी। और मेरा ख्याल है कि अब ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अवलियत देना चाहिए। ये जो वाखान से तुफ्तान तक और गिलगित बल्तिस्तान के आखिरी कोनों से जीवनी और ग्वादर तक ये जो सरजमीन है, इसके एक एक इंच की हिफाजत के लिए हमें यकसू होना चाहिए। ठीक हो गया। मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब की जानिब बढ़ूंगा। गजनफर साहब, मुझे ये बताइए, आप क्या समझते हैं हफीज शेख साहब को हटाने की वजह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जो मुशीरों के हवाले से दिया था कि वो कैबिनेट मेंबर्स नहीं बन सकते, जिसके बाद फिर इमरान खान ने फैसला किया कि सेनेट के इंतखाबात में हफीज शेख साहब आएंगे, या फिर मौशी पॉलिसीज उनकी वाकई ऐसी थी जिस पे कैबिनेट मेंबर्स को भी एतराज था? व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल, मैं तो जहां तक इस चीज को देखता हूं, वो पाकिस्तान का जो पिछले चंद सालों के अंदर जो माशी पोजीशन रही है, उसके ऊपर अगर आप बड़ा डीपली जाके देखें तो उस पर पाकिस्तान के जो रहनुमा थे, जो भी रहे पहली हुकूमत में, उनका भी इख्तियार नहीं रहा। क्योंकि माशियात में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो 2+2=4 करके की जाती है, और उसके अंदर बहुत जरूरी चीज ये होती है कि आपके इंटरनल डेफिसिट का, एक्सटर्नल बर्डन का लोड जो पड़ना है वो किस तरह जाके पड़ना है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर फ्लक्चुएट हुआ, पाकिस्तान के अंदर आपका सर्कुलर डेट बढ़ा था और बढ़ता ही चला गया, और सर्कुलर एक दफ़ा डेट अगर पे हुआ तो वो कहाँ से पे हुआ, किस तरह आपकी चीज़ें जो हैं वो गिरवी रखी गई। जिस तरह लगारी साहब ने कहा कि इसके एक एक इंच की हिफाजत करना हमारा अगर फ़र्ज़ है, तो वो अगर एक एक इंच की हिफाजत करने के बजाय आप चीज़ों को उठा के हुकूमतों को या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल माशरती एजेंसीज को के पास अगर गिरवी रख देंगे तो वो तो फिर हिफाजत के जुमरे में नहीं आएगा। अभी आपने देखा रिसेंटली ये कोविड के ऊपर जो फाइजर ब्लैकमेल कर रही है दुनिया के बाहरी ममालिक को, अफ्रीकन ममालिक में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोविड तो दे दिया है अपना उन ममालिक को, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने उनकी सॉवरेनिटी के हिसाब से उनके एयरपोर्ट्स, उनके टैग, उनके बैंक, वो तमाम के तमाम अपने पास गिरवी रख लिए। वो चूंकि छोटे ममालिक है, फाइजर एक बड़ी कंपनी है और उसने जो कुछ करना, ये होती है जो ब्लैकमेल। तो पाकिस्तान की माशियात के साथ जो कुछ हुआ उसमें कुछ तो हम साफ जाहिर है, अगर आप ठीक परफॉर्म नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल डिक्टेट्स या नेशनल डिक्टेट्स, तो उसके ऊपर बर्डन किस पे आएगा? फिर वो बर्डन इंडिविजुअल्स नहीं रिमूव कर सकते। कोई भी आप किसी भी इंडिविजुअल को ले आए, आप कहीं से भी ले आके रख रहे, वो एक जातियात में उस चीज को वो एड्रेस नहीं कर सकेगा। उसके लिए तो आपको एक बहुत एक ऐसी टीम चाहिए होगी, और उसके साथ साथ वो मेयर्स चाहिए होंगे जिसके साथ वो जो आप प्रेशर आ रहा है आपकी इकोनॉमी पे, जो बर्डन आ रहा है आपकी इकोनॉमी पे, जिसको आप रिमूव करने की, जिसको आप मीट करने की कोशिश कर रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो चीज जो है वो खत्म हो। वो तो पिछले पाकिस्तान की मईशत में खत्म होती नजर नहीं बल्कि बढ़ती ही नजर आई है। आमिर ज़िया साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। आमिर ज़िया साहब, ब्रिगेडियर गजनफर ने कहा कि कोई इंडिविजुअल इसे सही नहीं कर सकता। असद उमर की बात करें, असद उमर ने वजीर आजम की ख्वाहिशात पर आए, उसके बाद हमने देखा हफीज शेख साहब को ले आए, हफीज शेख साहब आए तो समझे हम तब्दीली आ गई है। अब हफीज शेख साहब जा रहे हैं और हम्माद अजहर साहब आए हैं, तो हम्माद अजहर साहब आए हैं तो हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है कि न्यू टैलेंट है और वजीर आजम न्यू टैलेंट को देखना चाहते हैं कि वो और हम्माद अजहर की परफॉर्मेंस से भी खुश हैं। तो बात अवाम को खुश करने की है, बात वज़रा की तब्दीली की नहीं है। अवाम कब खुश होगी सर?
अवाम के को खुश होने में तो मेरे ख्याल में बहुत सारे दिन लगेंगे, क्योंकि बात ही कि अगर हफीज़ शेख साहब जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिसियाँ जिसको वो यहाँ पे नाफिज कर रहे थे वो भी उसके साथ जा रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा। हम ये देखेंगे कि पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो कमो बेश वही रहेगा जो हफीज़ शेख साहब के ज़माने में था, या उससे पहले नवाज शरीफ साहब के हुकूमत के दौरान था, या उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि जितने भी बैरूनी वो हैं आपके डोनर एजेंसीज़ हैं, IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, उसकी डिक्टेट्स के ऊपर हमारी जैसी हुकूमतें चल रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, बड़ी क्या छोटी तब्दीली भी नहीं आएगी। इस बात को बिल्कुल हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम जो है वही IMF का चलेगा। तो इमरान खान साहब अगर इस बात पे संजीदा थे कि जनाब उन्हें पॉलिसीज़ को तब्दील करना है, तो पहला मौका तो उस वक्त मिला था कि जब हुकूमत में आए थे और हम सब तवक्को ये कर रहे थे कोई इनोवेटिव थिंकिंग होगी हुकूमत की जानिब से, PTI की नई हुकूमत है, लेकिन इन्होंने वही ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूले के ऊपर चले कि जी IMF के पास गए, IMF से हम पहले भी कई प्रोग्राम्स ले चुके हैं, उसके बावजूद हमारी मईशत सही नहीं होती। और हमें पता है कि IMF ने जो प्रोग्राम हमें दिया उसने लातीनी अमेरिका में भी दिया, उसकी भी मईशत जो है ख़राब हुई। उसने नॉर्थ अफ्रीका में की ममालिक में दिया, वहाँ पर भी यही सूरत हाल रही। लेकिन आमिर साहब इसके बारे में तो वजीर आजम बिल्कुल क्लियर कहते थे कि हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ से लाएं इतने कर्ज। हमने देखा कि हमने चीन से मांगे, अपने बिरादर मुल्क सऊदी अरब से मांगे। वो कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, उस टाइम जो कह रहे थे, जो बातें सामने आ रही थी, हम कहाँ से पैसा लाएं जो अपनी मईशत को, डूबती मईशत को संभालें। वो तो सारा मलबा PMLN की हुकूमत पे था। तो अगर IMF के पास न जाते तो हमारे पास कोई अदर ऑप्शन भी तो नहीं थी। नहीं, तो बड़ा बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। इमरान खान साहब का यही बयानिया है, लेकिन अगर ये बयानिया था तो जाहिर है कि जब ये शेडो हुकूमत थे और इस खिलाफ में थे तो ना कहते कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे हम। फिर ये असद उमर साहब जब इक़्तिदार में आए और फाइनेंस मिनिस्टर बने तो फ़ौरन फिर इनको फैसला करना चाहिए था कि IMF के पास जाएंगे। तो असद उमर की जो छुट्टी हुई वो इस बात पे हुई कि उन्होंने IMF के पास जाने में देर कर दी। तो बात यह है कि इनकी पॉलिसी मजमूए तज़ादात है। और आपने देखा कि कोविड के ज़माने में जब हम लोग IMF के प्रोग्राम से बाहर आए थे, उसके नतीजे में पाकिस्तान की माशी नमू ज़रा सी बढ़ी थी। उसकी वजह से जो है पाकिस्तान की मईशत में थोड़ा बहुत जो है वो इस्तेकाम भी आया था और ज़रा सी तेज़ी भी आई थी। उसकी वजह यह कि जी IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टेबिलिटी का प्रोग्राम है, स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम है। उसमें ग्रोथ को स्टाइफल किया जाता है, नहीं कि उसका गला घोंटा जाता है। तो अगर आप समझते हैं कि IMF के प्रोग्राम के होते हुए आप माशी नमू बढ़ा लेंगे, आप लोगों को रोज़गार दे लेंगे, आप जो है इन्फ्लेशन को काबू कर लेंगे, आप नहीं कर सकते। ये वो वाली एक अजीब व गरीब ख्वाहिश है कि एक तरफ आप IMF की इशारे के ऊपर जो है आप जो है कहते हैं जी बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, गैस की कीमतों में इजाफा होगा, सब्सिडी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको अगर हटाना है तो फिर आप ये बाकर रजा जो है वो किस मर्ज की दवा हैं, तो फिर तो उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। कि बात यह है कि वो भी जो है वो बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनके मिशन पर हैं, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के मिशन पे नहीं है। हमारे यहाँ ये जो इम्पोर्टेड मुशीर और हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड दरामद शुदा ये लोग आए हैं गवर्नर स्टेट बैंक की सूरत के अंदर, ये लोग किस मर्ज की दवा हैं। और जब भी आप देखें कि पाकिस्तान के जो पुराने माशी माहिरीन हैं, जो इंडिजिनस जिनके पास कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है, जिन्हें इस मुल्क में सूटकेस उठाकर यहाँ से चले नहीं जाना, वो मुखालफत कर रहे हैं। जो सेंट्रल बैंक के साथ आप लोग जिसको कहते हैं ना कि अपनी सुवरेनिटी को गिरवी रख रहे हैं और अपनी चीज़ दे रहे हैं, उसकी हर पाकिस्तान का जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है मुखालफत कर। और समझ में ये नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब, उनके बारे में कहा जाता है यकीनन बहुत ईमानदार हैं, बड़े अपराइट शख्स हैं, वो क्यों इस तरह के तमाम रॉन्ग टर्न्स ले रहे हैं एक के बाद दीगरे। वो चाहे उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हो जो कि बाहर से दरामद शुदा है, तो ये सारे मसाइल हैं जो उसके अंदर। बिल्कुल आमिर साहब इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ये डिसीजंस क्यों ले रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब से पूछूंगा। लगारी साहब, हम जब मार्केट में जाते हैं, सर्वे करते हैं, कुछ तजियाकारों से पूछते हैं, कोई पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, तो हमें एक ओपिनियन सुनने में मिलती है, जी खान साहब तो बड़े ईमानदार हैं जी, लेकिन जो साथ उनकी काबीना बैठी हुई है वो किसी काम की नहीं है, वही पुराने लोग सामने आए हैं। तो यही काबीना यकीनन इमरान खान साहब अकेले तो डिसीजन लेने में होते नहीं है, एक प्रोसेस होता है, उनको इनपुट्स आती हैं जिसकी बुनियाद पर डिसीजंस लिए जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, जो इनपुट्स आ रही हैं काबीना की जानिब से या रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स की जानिब से, वो इनपुट इमरान खान को गलत फैसले लेने पे मजबूर कर रही हैं? देखिए, एक तरह के फैसले माजी में भी होते रहे, ये नहीं है कि ये फैसला इमरान खान ही कर रहे हैं। माजी में क्या हुआ, पहले दिन जब पाकिस्तान बना और जब काबीना ने हल्फ उठाया तो उसके अंदर न तो हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नीयत पर शक कर सकते हैं, न वज़ीर आज़म जनाब
नवाबजादा लियाकत अली खान की नीयत पर शक करते हैं, लेकिन वजीर खजाना जो पाकिस्तान में बाद में गवर्नर जनरल के तौर पर मुसल्लत रहे, वो तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, वो हमारे आदमी नहीं थे। उन्हें हमारी मैशत की बुनियाद गलत रखी गई। और उसके बाद आते हैं कि जनाब अयूब खान के ज़माने में जो है उसका यूजीन का जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था, उसके आपके ऊपर कितने दबाव रहे। और वो दौर खतरनाक तरीन दबाव था जब आपको अपने 3 दरिया बेचने पड़े थे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़े एतमाद के साथ खड़ा हो सकता था। एक यूजीन इस मामले में लगा रहा और मुझे बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारीख का बदतरीन जुल्म ये हुआ कि मार्शल लगवाने के लिए अमरीकी वजीर खारजा और अमरीकी CIA के डायरेक्टर एलन फोस्टर डुलास और जॉन फोस्टर डुलास दोनों भाई कराची में मौजूद थे और दोनों उठकर बराबर में वजीर आजम हाउस जहां अयूब खान मुकीम थे वहां आए और फिर वहां से जाकर उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में जाकर इस्तीफा लिया। तो उस वक्त ये मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इस्कंदर मिर्जा से इस्तीफा लिया गया। फिर उसके बाद जो उनके अपने दौर में अयूब खान के दौर में शुएब जो थे वजीर खजाना, वो कहां से आए थे। और उसके बाद तो वज़राए खजाना की एक पूरी लिस्ट आती है कि किस तरह से वो आराम से बैन अक़वामी मालियाती इदारों, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के मंजूरे नजर आते हैं। कहाँ से आए शाहिद बरकी, कहाँ से आए ये जो अपना शौकत अजीज, कहाँ से आए हमारे, इस तरह के और बहुत से लोग थे। लगारी साहब यू आर वेरी करेक्ट। हमारा एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है। इस बार पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया और पाकिस्तान को अब इस जगह पर लाकर खड़ा कर किया गया है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी से जो है वो दस्तबरदार हो जाए। यहाँ तक इस हद तक मजबूर गजनफर साहब, लगारी साहब ने एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव बताया हमें कि किस तरह से IMF की जानिब से या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से लोग आते रहे हैं हमारे अहम ओहदों पे और वजारत खजाना जितना अहम ओहदा। असल सवाल ये है, चाहे वो हमाद अजहर हो, हफीज शेख साहब हो या फिर कोई थर्ड पर्सन हो, असद उमर साहब हो, बात यह है कि आपकी मौशी पॉलिसीज एक तो राइट ट्रैक पे और फिर उनका असर आवाम तक मुंतकिल हो। ये एक सवाल होता है जिसको हम आंसर करने के लिए तज्जियाकारों की राय जानते रहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि मईशत राइट ट्रैक पे, जो इमरान खान मुताद्दिद बार कह चुके हैं कि है या नहीं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा चिराग से हमने जिन निकालना है कि हम क्या ऐसी पॉलिसीज अपनाएंगे कि जो ये महंगाई है एटलीस्ट इसको तो कंट्रोल करें, क्योंकि अभी अगर देखा जाए आम आवाम की बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला महंगाई का रोना है। बात यह है कि हमें एक चीज तो एस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अवाम और अवाम का इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन तो डिवाइस करता है कि ये अवाम के लिए जमहूरियत होती है, लेकिन हमारी जमहूरी तरीक़ा कार जो अब तक रहे हैं उसमें अवाम और अवाम के इंटरेस्ट तो आप बिल्कुल निकाल ही दें, क्योंकि कोई हुकूमत अवाम के इंटरेस्ट के लिए कम से कम काम नहीं करती। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लीडर रहे हैं, चाहे वो सिविलियंस थे, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप थी, जो भी रहा है, अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो वो लीडर्स अमीर हुए हैं, उनकी दौलतें बनी हैं, उनके घर बने हैं, उनके फ्लैट्स बने हैं, उन्होंने बेतहाशा दौलत कमाई है। चाहे को मैंने आपसे अर्ज किया, चाहे वो सिविलियन था, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप थी। अगर गरीब हुआ है इस तमाम दौरों में तो वो अवाम गरीब हुए, लोग बेचारे भूखे मरे हैं। और जिस मुल्क में ट्रैफिक सार्जेंट पे गाड़ी चढ़ाने वाले शख्स को अदालत छोड़ दे, उस मुल्क में आप क्यों अवाम के इंटरेस्ट की बात करते हैं? उस मुल्क में अवाम का इंटरेस्ट नहीं है, ये खवास का इंटरेस्ट है, इलीट्स का इंटरेस्ट है। और इलीट्स हैं जो इस मुल्क को बदनाम भी कर रहे हैं, और इलीट्स तो नहीं है, वो फाइनेंशियली करप्ट लोग हैं जो इलेक्ट होके आते हैं और हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप करप्ट आदमी को नहीं पहचान रहे, क्योंकि वो मेरी बिरादरी का है, क्योंकि वो मेरे इलाके का है, क्योंकि वो मेरी टाउन से ताल्लुक। तो जिस वक्त तक सिस्टम ठीक नहीं होता ना मुबशर, नीचे से ग्रास रूट लेवल से, उस वक्त तक आपके पास IMF के लोग ही आएंगे ना, क्योंकि वो पैसे देते हैं। तो देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। Exactly, you are absolutely right. ब्रिगेडियर साहब, हमने तो अवाम का इंटरेस्ट, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हम ब्रिगेडियर साहब, हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, और फिर डिस्कस करेंगे कि हुकूमत क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो कानून साजी जो की जाती है उसको आप कह सकते हैं रद्द करके एक ऑर्डिनेंस ले आई है, और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए टैक्स रिफॉर्म्स हो रही हैं। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अपोजिशन एहतजाज कर रही है, कौमी असम्बली से वॉकआउट कर रही है और उनका कहना यह है कि हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए मिनी बिल नाफिज कर रही है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेपरा के 2 साल का देखा जाए, अगर 7 रुपये बिजली बढ़ाने का हुकूमत ने लाइसेंस दे दिया उन्हें और ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए दिया गया, इस पर बाकायदा कानून साजी नहीं हुई है, तो ये क्यों दिया गया, इस पर वॉकआउट भी किया। आमिर ज़िया साहब से जानेंगे, नेपरा को जो 2 सालों के अंदर 7 रुपये बिजली बढ़ाने का हुकूमत ने लाइसेंस दे दिया और कहा है कि अब बढ़ा सकते हैं वो यूनिलैटरली तौर पर, तो आप किस तरह से देखते हैं आमिर साहब ये तमाम जो चीज़ें ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो रही हैं? कि मुझे इस बात पे कोई मतलब है कि ऑर्डिनेंस ज़ाहिर है कि क्योंकि हुकूमत जो है कंसेंसस बिल्डिंग नहीं कर सकती पार्लियामेंट में, तो ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है। लेकिन असल जो सवाल है कि जी हुकूमत को 2.5 बरस हो गए और हमें पता था कि जी सर्कुलर डेट जो है इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है, और वो उस मसले को एड्रेस करने के लिए यानी कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत थी वो जो है वो हमें अनका नज़र आती है, नज़र नहीं आती कि हुकूमत इसके बारे में सोचा भी हो। वो समझती है कि जी लॉसेस को कम करने का एक ही तरीका है, वो ये कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, बिजली की चोरी ना रोकें आप, वो लाइन एंड वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं उनको आप ना कम करें, लेकिन आप सिर्फ वो लोग जो कि बिल अदा करते हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दें। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी हिकमत अमली है कि जो माजी में भी नाकाम हुई, क्योंकि जितनी आप बिजली महंगा करेंगे उसके दो उसके वो होंगे असरात होंगे। एक तो ये कि चोरी बढ़ेगी नंबर 1, या फिर लोग जो है बिजली का इस्तेमाल कम करेंगे, किफ़ायत शारी से करेंगे। हमारे मुल्क में जबकि बिजली सरप्लस है और हम लोग जो है कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों, यानी कि बगैर बिजली इस्तेमाल किए हम जो IPPs को जो है पैसे दे रहे हैं, तो उसके अंदर तो ये बिल्कुल एक खुदकुश किस्म की पॉलिसी है। और उसके अंदर जो है कि अगर आप मज़ीद कीमतें जब बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, आपकी जो मीशत की बहाली की बात करते हैं वो नहीं हो सकती। आप ये समझते हैं कि जी हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पे काबू पा लेंगे, अफरात ज़र पे काबू पा लेंगे, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बेसिक इनपुट की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसी तरह आप देखिएगा गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो हुकूमत जो है ये तमाम के तमाम इक़दाम कर रही है बैनुल-अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं उनके दबाव के तहत, और वो उस दबाव के तहत जो है उसमें मुल्क की मईशत संवर नहीं सकती, बर्बाद हो सकती है, मज़ीद जो है वो कर्ज़ों के बोझ तले दब सकती है। हमें जो एक इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत थी कि ये अगर ये लोग कहते थे PTI थर्ड फोर्स है और वो आकर वो काम नहीं करेगी जो माजी में नून लीग ने किया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, तो फिर कोई काम की बात होती। देखें हमारे मुल्क में अगर आप सोचें कि हम अपनी गंदम पैदा कर सकते हैं, हम अपना जो खाने पीने का गल्ला हो गया, अनाज हो गया, एग्रीकल्चरल मुल्क है, उसको भी खैर बर्बाद हुआ है, उसमें भी हमारी प्रोडक्शन गिरी है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो फिर आपको एक इंतहाई ऑस्टेरिटी की तरफ जाना चाहिए था। हमारे यहाँ ना आप वो जो कहते हैं कि उन इम्पोर्ट्स पे आप पाबंदी लगाते हैं कि जो लग्जरी की आइटम्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, हम चीज़ से लेकर पनीर से लेकर बड़ी गाड़ियाँ तक जो हैं इन लोगों के लिए इंपोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए जो हम ज़ाया करते हैं। हम जो लोग टैक्स दे सकते हैं उनसे आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है उस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं वो किए जा सकते थे कि आप जो है IMF की गिरफ्त से निकलें, आप वर्ल्ड बैंक की गिरफ्त से निकलें, लेकिन उसके लिए आपको एक बिल्कुल एक अलग हिकमत अमली अपनानी। और मैं नहीं समझता कि ये पार्लियामेंट, सिर्फ मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, इस पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं, जिस रूलिंग एलीट की हम बात करें, वो ये काम कर सकेगी या करना चाहेगी, क्योंकि इनके मफादात जो हैं इसी निज़ाम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, क्योंकि इन तमाम जमातों का क्लास कैरेक्टर जो है वो एक ही है, सब में जागीरदार हैं, सब में जो है न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वही सरमायादार हैं। तो इनका काम करने का तरीका है, जो वारदात है वो तीनों पार्टीज़ का एक ही है, उसमें मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से हम मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल का शिकार होते रहेंगे। जी नज़ीर लगारी साहब, आप क्या इसमें आपका क्या इनपुट है कि ये सिस्टम सपोर्ट ही इलीट को करता है और इलीट के अपने मफादात वाबस्ता हैं, इस वजह से वो सिस्टम को चेंज करना नहीं चाहेंगे? हम लाइन लॉसेस के हवाले से, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हम जो है अपनी ग्रोथ के हवाले से, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, हम ये तमाम चीज़ों के रिफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं, ये चीज़ें इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी विल नहीं है, इस वजह से हम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे। और हमने तो इमरान खान की हुकूमत को वोट और वो आए इसलिए था कि ये तमाम रिफॉर्म्स हमें होती नज़र आएंगी। तो ये दुमछल्ला गवर्नेंस जो है ना, कि आपने आलमी मालियाती इदारों और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के फर्मा बरदार, ताबेदार और शीरखार की तरह उनकी हर बात मानते चले जाना है, इस चीज़ ने तो हमें तबाही के गिरदाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मसला ये है कि हमारे पास 2 सेक्टर थे, 3 सेक्टर थे। एक तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर था, हमने इंटेंशनली उसको बर्बादी की तरफ ले गए और हमने शहरों से
हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भुरकस निकाल के रख दिया, और जहां कपास पैदा होती थी वहां से हमने कपास को बेदखल कर दिया और चीनी के वो जो गन्ना है वो अगर उगाने लग गए। एक ये हुआ, और दूसरी बात ये कि हम हमेशा खुद कफील रहे थे गंदम में, और एक बड़ा अरसे तक हमें गंदम इंपोर्ट नहीं करनी थी। हम तो अफगानिस्तान का बोझ भी उठाते थे और हम आसपास में बरामद भी कर लिया करते थे। हमें गंदम में जो है इन्होंने और पीछे कर दिया। अच्छा, बात यह है कि मैं एक देहाती आदमी, मुझे मालूम है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर में वो इतनी बढ़ गई है कि अब जो गंदम काश्त करेगा वो घर से देगा। उसके लिए आप यूरिया की देखें क्या कीमत बढ़ी है, और जिस तरह से खाद की कीमत बढ़ती जा रही है, जिस तरह से बीजों की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह से पानी की कीमत बढ़ रही है। पानी की कीमत यूं बढ़ रही है कि डीजल की कीमत बढ़ रही है, और पीटर चलता है उसके ऊपर पानी का मसला है पाकिस्तान भर में। और हमने अपने अयाशी की थी, दरिया बेचे थे, और उनका पानी भी हमें नहीं है दस्तयाब। अब हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं तो हम सही तौर पर अपना केस भी प्ले नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने देखा जो आमिर साहब फरमा रहे थे कि किस तरह से उसके ऊपर लाद दिया गया है बोझ कि जनाब आप बिल अदा करोगे या प्रोडक्शन करोगे। अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर एक गज की आपके पास पड़ रही है 500 रुपए की, क्या आप मार्केट में 200 रुपए 300 रुपए में कैसे बेचेंगे उसको? बिल्कुल सही बात है। जो माल आपको कास्ट पर बढ़ रही है, एक ये सूरत हाल है। और सर्विसेज का जो आपका था शोबा वो तो डिढाल हो गया है। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और जो उम्र के एक बड़े हिस्से में कौम की खिदमत करते हैं, जिस तरह से वक्त गुजारते हैं और उसके बाद भी रिटायर हो जाते हैं। मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब रिटायर हुए हैं। अब ब्रिगेडियर गजनफर साहब की अगर पेंशन बंद होगी तो मैं तो ज़ाती तौर पर दुख महसूस करूंगा। और ये जा रहे हैं पेंशन बंद करने की तरफ, ये जा रहे हैं जनाब तनख्वाहें बंद करने। मुझे नहीं लगता है, अब मैं ये बातें भी सुन रहा हूँ कि फौज को देने की तनख्वाहें भी नहीं होंगी। अगर ये इस सूरत हाल पर पहुंच गए तो फिर आप क्या करेंगे? जा रहे हैं आर्मी डिक्टेशन को। नज़ीर लगारी साहब, द पिक्चर यू हैव प्रेजेंटेड वो तो हमें बड़ी डेप्लोरेबल लग रही है, और उसके बारे में गजनफर साहब से भी जानेंगे, वो बेहतर तरीके से हमें बता सकेंगे। गजनफर साहब, एक और इशू जो है ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत चलाना, इस पे हम देख रहे हैं कि ओपोजिशन काफ़ी एहतजाज करती नज़र आ रही है, और ओपोजिशन कह रही है कि आप कानून साजी के लिए ऐवान में तो लाएं, लेकिन मसला ये है कि जब ऐवान में कानून साजी के लिए वो बिल आता है तो उस पर कंसेंसस नहीं हो पाता। तो ये क्या थ्रू आउट 5 ईयर्स हम ऑर्डिनेंस ही देखते रहेंगे? देखिए, जमहूरियत को चलाने के लिए दो चीजें होती हैं। ऑपोजिशन के दो तरीक़ाकार होते हैं। ऑपोजिशन पार्टिसिपेटरी भी होती है और ऑपोजिशन कन्फ्रंटेटिव भी होती है। सारी जमहूरियत में आप निकाल के देख रहे हैं, जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वहाँ असेंबली के अंदर बहुत बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत कुर्सियाँ मारी जाती हैं, और बहुत सारी जो असेंबलीज हैं वो बड़ी बदनाम है इसमें। इवन जापान की आप असेंबली को उठा के देख लें, आप बाकी जगहों पे बहुत डिस्कशंस होती हैं, लेकिन फिर जहाँ पे आवाम का इंटरेस्ट आता है वहाँ अपोजिशन पार्टिसिपेटरी हो जाती है। वो हुकूमत के साथ ताउन करती है, इसलिए ताउन करती है, इसलिए उसके साथ इन्वॉल्व होती है कि वहाँ पे वो उन लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिनके वोटों से वो असेंबली के अंदर पहुंचे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुख की बात है, ये एटीट्यूड नहीं है। हम कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एटीट्यूड क्या है, मैं आपको प्लेन लफ्ज में बता देता हूँ और आप उसको नोटिस भी कर लिएगा। हमारे यहाँ एटीट्यूड ये है कि इमरान खान आ गया है, मैं उसका मुखालिफ हूँ तो मैं उसके साथ नहीं चलूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गजनफर साहब। आपने ये जो इनपुट दी है ये बड़ी वैल्यूएबल है। मैं तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। कोशिश यही थी कि उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए जो डायरेक्टली आवाम से लिंक्ड हैं। पॉलिटिकल टॉक शोज़ हम बहुत देखते हैं, पॉलिटिक्स पे बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन मौशी मसले जो हैं मुल्क के वो चूँकि डायरेक्टली लिंक्ड हैं, चूँकि डायरेक्टली आवाम को मुतासर करते हैं, और आवाम के खाने पीने, रोटी आटा चीनी गैस बिजली, ये तमाम इशू वो मसाइल हैं जो हम आए दिन देखते हैं, लोग इनकी वजह से एहतजाज भी कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। हमने उम्मीद की कि एक डिस्कशन में आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन ज़रूर दिया जाए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ट्विटर हैंडल पे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।